स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और दोस्त आप कैसे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर थम्स अप कर देना, क्योंकि आज से हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की। हाँ भैया, किसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स की। और एक दिन में हम एक चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैं और आप साथ में। कैसे? मैं और आप एकदम साथ में। और हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो आप ये मत समझिए दोस्त कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, या इस स्टेट से हूँ या उस स्टेट से हूँ। प्रकाश चैप्टर सभी एग्जाम के लिए एक ही सेम होता है। ठीक है, तो कक्षा दसवीं के 10वीं चैप्टर में दिया है भैया प्रकाश का परावर्तन। तो पहले प्रकाश का परावर्तन, पहले प्रकाश को जानिए कि आया कहाँ से। भौतिकी के पिता कौन है? तो भैया बोल देनी है न्यूटन है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, कहानी के तरीके से मैं आपको प्रकाश की पूरी जानकारी देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं हूँ, अगर 40-50 लोग मेरे सामने आ गए और बोले सुधांशु भैया जिंदाबाद, सुधांशु भैया जिंदाबाद, तो मैं तो एकदम खुश हो जाऊँगा। मैं कहूँगा कि क्या बात है कि जिंदाबाद कर रहे हो, तो जो पूछेंगे मैं तुरंत बता दूंगा। उसी तरह ये न्यूटन साहब थे, और न्यूटन साहब के सामने, घर के सामने 40-50 लोग कहने लगते हैं न्यूटन जिंदाबाद, न्यूटन जिंदाबाद। तो न्यूटन पूछते हैं कि क्या बात है, तो सारे लोग कहते हैं कि प्रकाश क्या होता है, आप मुझे बताइए। तो न्यूटन सोच समझ के कहते हैं कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक क्या है? कण है। तो लोग कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाइए। भाई आपने बोल दिया कि प्रकाश एक कण है, न्यूटन ने बोल दिया। न्यूटन के घर के सामने कुछ लोग आए और बोल दिए कि क्या प्रकाश एक कण है। न्यूटन ने क्या कहा भैया कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है। तो लोगों ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए। तो न्यूटन कहे कि अभी तो मैं बताया हूँ, सिद्ध कैसे कर पाऊंगा। न्यूटन के जो दुश्मन थे हाइगेंस, कौन थे? हाइगेंस। तो यही लोग हाइगेंस के पास गए, और हाइगेंस के पास गए तो बोले हाइगेंस जिंदाबाद, हाइगेंस जिंदाबाद, हाइगेंस जिंदाबाद। तो सारे लोग पूछे हाइगेंस से कि आप बताइए प्रकाश क्या। हम तो न्यूटन के पास गए थे और न्यूटन ने बोला कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है। और हमने कहा कि साबित कीजिए, तो न्यूटन साबित नहीं कर पाए। अब यही कुछ लोग गए हाइगेंस के पास, और हाइगेंस कहे कि यार अगर हम वही चीज़ बता देंगे कि प्रकाश एक कण है तो उसकी जीत हो जाएगी, मेरी हार हो जाएगी। तो हाइगेंस कहते हैं कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है। हाइगेंस क्या कहते हैं? हाइगेंस का स्टेटमेंट होता है कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब यही लोग कहते हैं कि साबित करके दिखाइए, तो हाइगेंस भी साबित नहीं कर पाते हैं उस समय। तो यही जितने भी लोग थे सब मार्केट में जाते हैं और सबका फूल माला चढ़ा के बहिष्कार करने लगते हैं या उन पे आरोप लगाने लगते हैं। तो सबको दिक्कत होने लगती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक न्यूटन, और प्रकाश के बारे में ही नहीं बता पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। तो न्यूटन क्या करते हैं, एक सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं भैया? आइंस्टीन को बुलाते हैं। आइंस्टीन ने क्या कहा था भैया? E = mc² का इन्होंने एक फार्मूला इन्होंने दिया था। ये सबसे बड़े वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। तो भौतिकी के पिता जो न्यूटन थे, न्यूटन ने आइंस्टीन को बुलाया और आइंस्टीन ने कहा कि जब ऐसी बात है, जब आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये एक क्षारीय प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? क्षारीय प्लेट है, क्षारीय प्लेट। और यदि इस पे प्रकाश की किरण टकराएगी तो इस पे यदि इलेक्ट्रॉन का यदि उत्सर्जन हो गया, इलेक्ट्रॉन के कण यदि निकल गए और इसको हम इकट्ठा कर लिए, इलेक्ट्रॉन के कण को इकट्ठा यदि हम कर लिए, तो इससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, पहले ध्यान से देखिए। आइंस्टीन होते हैं, वो कहते हैं कि अगर यदि हम क्षारीय प्लेट है, क्षारीय प्लेट में यदि कोई प्रकाश की किरण आएगी तो जानते किरण से किरण निकलेगी, किरण से किरण की कण। अगर हाथी का बच्चा है तो हाथी का बच्चा ही पैदा होगा, बल्कि कुत्ता का बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यदि किसी सतह पर कण याद रहे, यदि किसी सतह पर या किसी प्लेट पर यदि कण आ रहे हैं, प्रकाश के कण आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे जो भी निकलेगा वो कण ही निकलेगा। तो इससे कौन से कण निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन के कण निकल रहे थे, जिससे वैद्युत की बैटरी आवेशित हो जा रही थी, वैद्युत की बैटरी आवेशित हो जा रही थी। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो 1905 में दोस्त मेरे 5 मिनट बस मेरे को देना, सिर्फ 5 मिनट आप देना। मैं प्रकाश पढ़ाऊँगा, समतल प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा, गोली प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा, लेकिन प्रकाश का जहाँ जन्म हुआ है और प्रकाश की पूरी जो संरचना है, अगर एक बार यदि सीख लिए दोस्त ना, तो ये कभी नहीं भूलेगा।
हर समय आपको याद रहेगा कि कहाँ से प्रकाश आया है, कैसे आया है और किस किस वजह से आया। कोई दिक्कत? 1905 में आइंस्टीन ने सिद्ध किया या व्याख्या किए किस विधि के द्वारा कि प्रकाश एक कण है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत तरंग है। प्रकाश एक कैसी है? वैद्युत तरंग है। इसलिए जब वैद्युत तरंग है तो मतलब इसमें जब प्रकाश के कण जब आ रहे थे और प्रकाश के कण ही निकल रहे थे, तो इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि न्यूटन ने जो कहा था कि प्रकाश एक कण है, आखिर इनकी बात क्या हो गई? न्यूटन की बात क्या हो गई भैया? सत्य हो गई। न्यूटन की बात क्या हो गई? सत्य हो गई। कि क्या हो गई? कि प्रकाश एक कण है, जिसे हम लोग फिजिक्स में कणिका कहते हैं। अब हाइगेंस कौन बचे भैया? हाइगेंस बचे। अब न्यूटन ने तो अपना काम कर दिया, अब बेचारा फंस गए हाइगेंस। हाइगेंस अब क्या करे? हाइगेंस अब अपने दोस्त को फ़ोन किया, यंग को। हाइगेंस किसे फ़ोन किया? अपने दोस्त यंग को फ़ोन किया और यंग आया। यंग एक दिन नहा रहा था और जब नहा रहा था तो उसने देखा कि भैया जो हाथ पे झाग उत्पन्न हो जाते हैं, हम लोग नहाते हैं तो साबुन तो झाग उत्पन्न हो जाते हैं। यंग ने देखा कि झाग उत्पन्न हो रहे हैं तो प्रकाश की किरण कभी चमक रही है, कभी प्रकाश नहीं चमक रहा है, कभी प्रकाश चमक रही है, कभी प्रकाश नहीं चमक रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो झाग था कभी दिखाई देता था, कभी दिखाई नहीं देता था, कभी दिखाई देता था, कभी दिखाई नहीं देता था। तो यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत से, प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत से उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। सिद्ध कर दिया कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। किस कारण? व्यतिकरण के सिद्धांत से। किस कारण प्रदर्शित किया? व्यतिकरण के सिद्धांत से। तो हाइगेंस भी कहा कि मेरा भी प्रूफ हो गया, आपका भी प्रूफ हो गया, मेरा भी प्रूफ हो गया, कि मैंने भी प्रूफ कर दिया, आपने भी प्रूफ कर दिया। तो इसका कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि यदि आप जाएंगे और प्रकाश के गुण में देखेंगे तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया रहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश में कणों का गमन होता है, और आपको एक और देखने को मिलेगा कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करती है। जब ये दोनों वैज्ञानिक मर गए तो इनके दोनों जो ऑप्शन थे सभी नियमों को लागू कर दिया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करती है और प्रकाश चुंबकीय तरंगों के भी रूप में गमन करती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा जीके का कि 1905 में प्रकाश एक विद्युत तरंग है, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और इसी कारण 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? नोबेल पुरस्कार दिया गया 1921 में। किस कारण दिया गया? तो प्रकाश के वैद्युत तरंग की उन्होंने खोज की थी, इस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ तक तो आपको दोस्त समझ में आ गई कि प्रकाश को कैसे इन वैज्ञानिकों ने खोजा और कहाँ से खोजा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रकाश है क्या? मेरा आपसे प्रश्न है कि प्रकाश है क्या? तो भैया आपको बता देनी है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप इमेजिन करो कि कहीं प्रकाश एकदम साफ है ही नहीं, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न पृथ्वी है, एकदम समझिए कि आपके पास प्रकाश है ही नहीं। दोस्त मेरे, आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। यदि आपके सामने प्रकाश बंद कर दिया जाए तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है। तो प्रकाश की परिभाषा यदि कोई पूछेगा तो कह देना कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तब हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं और एक अदीप्त प्रकाश किसे कहते हैं, दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है भैया, ध्यान देंगे। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाशित हो, जो स्वयं प्रकाशित हो, जो स्वयं प्रकाशित हो। अदीप्त प्रकाश हो जो स्वयं प्रकाशित न हो, जो स्वयं प्रकाशित न हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्वयं प्रकाशित होने वाले में कौन है? सूर्य हो गए। क्या हो गए भैया? सूर्य हो गए, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, और
इत्यादि हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इत्यादि। इसमें एकमात्र उदाहरण लिख देना भैया चंद्रमा। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा का प्रकाश जब हमारी आँखों पे पड़ता है तो वो सूर्य की परावर्तित किरणें हमारे आँखों तक पहुँचती, इसलिए हम सोचते हैं कि और ये तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश यदि एग्जाम में पूछा कि दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं तो लिखिएगा, पहले प्रकाश की हेडिंग डालिए और लिखिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है, प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह माध्यम है जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अगला हेडिंग डालिए प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत में पहला लिखिए दीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। दीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, जैसे स्वयं प्रकाशित में सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब इत्यादि। अगला हेडिंग लिखिए अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश उसे कहते हैं जो दूसरों की सहायता लेके प्रकाशित करती हैं, जो दूसरों की सहायता लेके प्रकाशित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लिखना दोस्त मेरे, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, और लिखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या लिखनी भैया? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक अदृश्य राशि है। प्रकाश एक अदृश्य राशि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु दिखाई पड़ती है, वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं। क्या लिखनी है? प्रकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं। प्रकाश में, अभी हमने इसके बारे में बताया था, विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं। सब नोट करते रहना दोस्त। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं। प्रकाश, ठीक है, अपारदर्शी माध्यम में नहीं प्रवेश करती हैं। प्रकाश अपारदर्शी में नहीं जाती हैं। अपारदर्शी का मतलब जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाएगी, लेकिन पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन पारदर्शी माध्यम में चली जाती हैं, लेकिन पारदर्शी माध्यम में चली जाती हैं। आगे लिखना है कि प्रकाश कण से मिलकर बना होता है। कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश कण से मिल के बना होता है। प्रकाश कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश, ठीक है, इतना बहुत है एग्जाम के लिए, इतना 5-6 पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत है, लेकिन ज़्यादातर ये पूछता नहीं। ये बहुविकल्पी में सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितना अभी मैं ऊपर का बताया हूँ सब के सब बहुविकल्पी में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न बना है तो दोस्त मेरे 20 बहुविकल्पी है, 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायो से। नोट कर लो दोस्त इसको। इसके बाद हमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, पहले कंसेप्ट को दोस्त देखिए। दोस्त कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं आपसे छूट पाएगा। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, कभी आप देखते हैं कि खिड़की में से प्रकाश की किरण आ रही है तो धीरे से आ रही है, और सामने से प्रकाश की किरण आ रही है तो तेज आ रही है। बोलिए, और कोई ऐसा पदार्थ अगर लगा दिए जिससे प्रकाश की किरण एकदम साफ नहीं आ रही, यानी मेरे कहने का मतलब है कि प्रकाश 3 चीज़ों से अलग अलग पदार्थों में अलग अलग रूपों से आती है। जैसे आपने सुना होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, PARANT। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी,
और इसका मतलब हुआ कि जो आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, यानी इसका एग्जाम्पल में यदि लिख सकते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं? जो आर पार दिखाई दे, जैसे वायु, वायु, कांच, इटीसी। वायु में यदि प्रकाश को यदि देखेंगे, आर पार दिखाई देगी कि नहीं वस्तु? बिल्कुल दिखाई देगी। कांच में देखेंगे तो प्रकाश आर पार दिखाई देगा कि नहीं? बिल्कुल दिखाई देगा। लेकिन एक होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, STRANSULENT, जिसे कहते हैं अपारदर्शी, जिसे क्या कहते हैं भैया? अपारदर्शी। अब इस ट्रांसलूसेंट का क्या झंडा है? पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता, पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। किसी का घर देखे हैं, कोई अपने घर में VIP खिड़की लगवाता है, लगवाता इसलिए है कि बढ़िया से खिड़की लगा दें कि बाहर से प्रकाश हमारे घर में पूरा न आए, पूरा न आए, पूरा न आए। तो वैसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं भैया? अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल में यदि खूब पानी ले लो और पानी में धूल डाल के हींट दो पानी को, और फिर उसमें प्रकाश की किरण अपनाओ, तो पूरा प्रकाश की किरण नहीं जाएगी बल्कि छन जाएगी, यानी गंदा पानी, यानी क्या लिख सकते हैं? गंदा पानी, ठीक है। और कांच भी हो सकता है इसमें, धुंधला कांच। कांच कैसा होना चाहिए? धुंधला होना चाहिए। और ETC यानी इत्यादि हम लिख सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश आता है जिसे ओपेक कहते हैं, OPEQUE, मीनिंग देख लेना, इसे कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जिसमें आर पार दिखाई न दे, तीन ही चीज़ होते हैं, जिसमें आर पार दिखाई न दे, आर पार दिखाई न दे, तो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। यानी कहने का मतलब है दोस्त मेरे, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, दीवाल हो गई, दीवाल में आर पार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पारदर्शी में हेडिंग डाल के लिखिएगा, जिसके आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार पूरी तरीके से दिखाई न दे उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार कुछ भी न दिखाई दे उसे कहते हैं अपारदर्शी, यानी ओपेक। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि खुद की बात कर रहा हूँ। ये हर कोई किया होता है अपने ज़माने में, सब कोई 30 मार खा ही होता है जब छोटे होते हैं। तो जब शीशा का टुकड़ा हम लोग देखते थे तो क्या करते थे? ऐसे लेके चमकाते थे। बोलो कभी आपने चमकाया होगा? कहेंगे हाँ भैया ज़रूर चमकाए होंगे, और नहीं चमकाए होंगे तो किसी न किसी का ज़रूर देखे होंगे चमकाते हुए। या आज भी कोई शीशा पकड़ के लेके चमकाइएगा तो देखेंगे कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वो चमकता है। बोलिए, यदि प्रकाश इस तरह आ रही है तो पीछे की तरफ चमकेगा? नहीं चमकेगा। यानी जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में चमकती है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। दोस्त मेरे कंसेप्ट को पहले लिखना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला नंबर पे पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद परावर्तन में दो चीज़ें पढ़नी है। पृष्ठ पे एक समतल पृष्ठ पर परावर्तन, ठीक है, एक समतल पृष्ठ पर परावर्तन, एक गोली पृष्ठ पर परावर्तन। गोली पृष्ठ में आता है भैया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। प्रकाश के परिवर्तन के बाद जो दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्त मेरे यही चीज़ें हमें पढ़नी है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर लिखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन में दो चीज़ें पढ़नी है, एक लेंस पढ़नी है, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले हमें पढ़नी है लेंस, एक ही चीज़ पढ़नी है, क्या? लेंस पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है? लेंस पढ़नी है। लेंस में दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस, एक होता है अवतल लेंस जिसे हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम आपके सामने लाएंगे मानव नेत्र। क्या लगाएंगे? मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या कहते हैं इसे? ह्यूमन आइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर का सीधे उठा के यहाँ से देता है। दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, सारा न्यूमेरिकल करेंगे। बस दोस्त कंटिन्यू बने रहना, ठीक। मानव नेत्र हो गया, और मानव नेत्र के बाद एक है प्रिज्म, और प्रिज्म के बाद सीधे हम चल जाएंगे विद्युत में। तो यही प्रकाश का पूरा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे, इसको समझ लेना। अभी हम पहला चीज़ चालू कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। क्या कौन सा है भैया? प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? राइट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन यानी जिसे कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो दोस्त, एक बार फिर से बोलो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्त मेरे क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से देखिएगा, ये हमने ले लिया एक चिकनी सतह, ऊपर चिकना है और नीचे हमने इसको कलई किया गया है। क्या किया गया है? कलई किया गया है। कलई किया जाता है ZnSO4 से, जिंक सल्फेट से। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर लंब डाल देंगे तो यही हमारा अभिलंब कहलाएगा। इसका हम नाम रख देते हैं M और M'। याद रहे, सारा ये चीज़ यहीं से याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मान लो प्रकाश की किरण कोई आ रही है, ठीक है, और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से चली जाती है। जो आ रही है किरण इसको कहते हैं आपतित किरण। जो आ रही है किरण इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये जो लंब बना है इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। और ये कोण को हम कहते हैं I, जिसे कहते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण है इसे कहते हैं R, यानी इसका नाम है परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। और ये I क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु है, ठीक है। और ये जो अक्ष है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अभी मुख्य अक्ष नहीं है, सिर्फ अभी ये कलई किया गया पृष्ठ है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसे कहते हैं कलई किया गया पृष्ठ। कलई किया हुआ पृष्ठ। और ये जो ऊपर का पृष्ठ है यह परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। सारा परिभाषा दोस्त एक सा कंसेप्ट में समझो, जीवन भर के लिए तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम यदि आ गया तो दोस्त मेरे यही लिखना है, पहले नोट करिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलनी है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार के सतह पर टकराती है और वापस उसी माध्यम में चली जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा सबकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अच्छा, आपतित किरण की परिभाषा किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर, बोलना दोस्त, आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक बार फिर से आप बोल दो, आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों मेरे फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण, आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला पॉइंट में, इतना कोण को क्या कहते हैं? I। किसके किस में बीच बना है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना है। अरे बोलो दोस्त, समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बताना एक बार कमेंट में, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। दिया है ये कोण I है, किसके किसके बीच में है? तो बोल दोगे दोस्त कि ये तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में I बनाए हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, बोलो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और इसमें आपको एक नियम याद रखनी होगी। अच्छा हाँ, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब हो गया जैसे जमीन हो गया तो जमीन का तल हम हो गए, चौकी पर कोई सामान रख दिए तो चौकी का तल हो गए, बोर्ड हो गया तो बोर्ड का कोई ना कोई तल होगा। तो इसी तरह ये एक तल है। तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतित किरण,
परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। दोस्त मेरी यही 6 परिभाषा है, 6 परिभाषा एग्जाम में लिख दिए तो नंबर तुम्हारा मिल गया। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 है। फिर से रिपीट करवा देता हूँ मोटा मोटी। आपतन बिंदु पर आती हुई किरण को आपतित किरण, आपतन बिंदु से जाती हुई किरण को परावर्तित किरण, आपतन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और कलई किया गया पृष्ठ जिसमें एक तरफ जिंक सल्फेट का कलई किया गया होता है। और परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिधर प्रकाश की किरण टकरा के चली जाती है उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं भैया? परावर्तक पृष्ठ। दोस्त मेरे फिगर को नोट करो और जो मेरे शब्द से मुंह से परिभाषा निकली है बैक करके उस परिभाषा को नोट करके इसे लिख लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन। में बोल देना बिल्कुल समझ में आ रहा है। दोस्त ये चीज़ क्यों कहता हूँ कि आप कमेंट में लिखो, इससे ये पता चलता है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैं उसे कितना अभी इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मेरा नया नया चैनल है दोस्त, अभी मैं नया नया पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे बता दोगे कि ये चीज़ भैया आपको सुधारना है तो मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्त आपको यही चीज़ें बस करनी है कि भैया आप ये चीज़ें कर दीजिए, वो चीज़ें कर दीजिए, बस आप मेरी कमियां बता दीजिए, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कौन सा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में एक चीज़ याद रखिएगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। हाँ भैया, कहने का मतलब है कि यदि ये कोण 60 अंश का तो ये कोण 160 का हो जाएगा? नहीं, क्या बोला हूँ कि यदि कोण आई का मान जितना होगा उतना ही कोण आर का मान होगा। यानी ये 60 है तो ये भी कितना छुएगा? 60 ही छुएगा। यदि ये 30 अंश है तो ये भी कितना अंश होगा? 30 अंश होगा। बात समझ में आ रही है? पहले कोण के बारे में थोड़ा सीख लो दोस्त। ठीक है, ध्यान दो। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम, और उसमें होता है भैया द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। इससे पहले आपका एक कंसेप्ट और है, बुक में जाके देखेंगे तो भैया उसमें दिया होगा कि यदि कोई समांतर पृष्ठ पर, ठीक है, कोई एक ऐसा पृष्ठ है जो ऊबड़ खाबड़ है और इसके एक पृष्ठ पे क्या किया गया हो? कलई किया गया हो, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं तो अलग अलग रूपों में ये बिखर जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि कभी आप अखबार को पढ़े हैं, घर का पन्ना ऐसे फाड़ के ऐसे देखिएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अखबार को कितना भी धूप में ऐसे रख के पढ़ लेंगे, क्योंकि अखबार में क्या होता है दोस्त कि उसमें कई सारे कागज़ों को इतने अलग अलग तरीके से मोड़ के उसको पीस के बनाया गया होता है कि प्रकाश की किरण किसी भी तरह छिटक जाती है, जिससे हमारे आंखों में स्पष्ट रूप से जो अक्षर छपा हुआ होता है दिखाई देता है। पानी में अखबार 3 दिन तक फेंक देंगे, उसको निकाल के सुखा के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन अपने हाथ से लिखा हुआ अगर कलम का स्याही अगर फेंक देंगे तो दोबारा उसको पढ़ नहीं पाएंगे, पूरा लगेगा कि एकदम मिट गया है। तो यही कारण होती है, हमें बस पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या लिखना है प्रथम नियम में? अभी मैं आपको बताया हूँ कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन में जब कोई किरण प्रकाश का परावर्तन करती है या प्रकाश के परावर्तन के घटना के दौरान आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। दूसरे नियम में लिखना है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए प्रथम नियम, आपतन परावर्तन का प्रथम नियम। लिखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहला नियम में लिखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। उसके बाद हेडिंग डालिए दूसरा नियम, द्वितीय नियम। आपतन को ये वाला लिखिए, द्वितीय नियम में लिखिए, आपतित किरण
अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। बस ये दो परावर्तन के नियम याद करना है आपको। इज द फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर एग्जाम। दिस फिगर का ये जो जितना भी है सब परिभाषा, और उसके बाद परिभाषा के बाद प्रथम नियम और ये द्वितीय नियम, इतना बस याद कर लेना है। इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है, देख लेता हूँ एक बार, वो है मिरर यानी दर्पण। तो इसको नोट कर लो दोस्त। अब हम दर्पण को चलेंगे पहला चैप्टर में। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है दर्पण, ठीक है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है दर्पण का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं मिरर। अच्छा, मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक समतल दर्पण जो आज की कक्षा में से हम पूरा कर देंगे, जिसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और एक होता है भैया, एक होता है गोली दर्पण। एक क्या होते हैं? गोली दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण, गोली दर्पण में दो प्रकार, एक उत्तल दर्पण, ठीक है, और एक क्या होते हैं? अवतल दर्पण। एक क्या होते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसे कन्वेक्स मिरर, क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं कनकेव मिरर। आगे की क्लास में, क्लास नंबर 2 में इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी के लिए दोस्त मेरे आज हम समतल दर्पण को पढ़ेंगे और पूरे मन से पढ़ेंगे, क्योंकि समतल दर्पण इज कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समतल दर्पण आपको समझ में आ गया तो सारे दर्पण को आप समझ पाएंगे। अच्छा, दर्पण में आप देखेंगे कि पीछे एक चीज़ कलई किया हुआ होता है। देखिए ऐसे एक दर्पण हो गया, और दर्पण कौन सा? ये समतल दर्पण है। और दर्पण के पीछे क्या किया गया है? कलई किया गया है। अगर कलई किया गया है जिंक से तो सस्ता मिलता है। अगर कलई किया गया है शीशे को जिंक से, एक तरफ तो हमको अपना चेहरा दिखाई देता है जिधर हम होते हैं, दूसरी तरफ कुछ न कुछ रंगा गया होता है। कभी शीशा को फोड़ के देखिएगा तो बोलेंगे भैया शीशा फोड़े भी हैं, देखे भी हैं, पीछे लगता है कि कोई लेप लगाया गया हो। बोलो, ठीक है। देखिए तो लगता है कि शीशा में क्या लगाया हो? लेप लगाया गया हो। तो इसमें यदि जिंक मिलाया जाएगा तो ये सस्ता मिलेगा। कभी जो शीशा खरीद के चेहरा देखते हैं तो 20 रुपये या 30 रुपये का मिलता है। लेकिन यदि इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दे, चांदी की परत को यदि मिला दे, AgNO3, जिसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट। यदि सिल्वर नाइट्रेट मिला दे, या कह सकते हैं कि चांदी की परत मिला दे, चांदी की परत मिला दे, तो ये जो 10 रुपये वाला शीशा है वो 250 रुपये का शीशा हमको मिलेगा। जो 10 रुपये का शीशा है वो 250 रुपये का शीशा मिलेगा। शादी में जो अलमारियाँ बनती हैं, शादी में जो शीशा देखने वाली अलमारियाँ बनती है, वो चांदी की परतों की कलई की गई होती है। जो महंगा वाला खरीदा होगा उसको समझ में आएगा, ठीक है। चांदी की परत क्या होती है? प्रकाश का अच्छा परावर्तक होती हैं। प्रकाश की अच्छी परावर्तक होती हैं, अच्छी परावर्तक होती हैं। अब दोस्त, मेरे दोस्त, आपको ये चीज़ समझनी है कि समतल दर्पण में यदि कोई मनुष्य है यहाँ पे, यदि मान लो ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हूँ, इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर हूँ, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना मीटर दूरी पे बनेगा? वो उतना ही बड़ा बनेगा 10 मीटर की दूरी पर। बात समझ में आ रही है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो दूरी बनेगी, यदि यहाँ पे 10 मीटर है तो इसकी परछाई भी 10 मीटर दूर ही बनेगी। यदि यहाँ पे 5 फीट लंबा हूँ, कितना फीट? 5 फीट लंबा हूँ, तो यहाँ पे 15 फीट नहीं लंबा होगा, बल्कि कितना लंबा होगा? 5 फीट ही लंबा होगा। दूसरा चीज, यदि कोई समतल दर्पण में यदि पूछ दे कि इसका केंद्र कहाँ पे बनता है, तो बोल देना भैया अनंत पे बनता है। समतल पृष्ठ पे केंद्र कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। ये आपको एक कॉपी दिख रही है, ठीक है। मान लो दोस्त ये चीज क्या है? एक मिरर है, एक क्या है? समतल दर्पण है। यदि इसका आपतित किरण को वैसे ही रखे, इसको घुमा दिए ऐसे,
तो कुछ ना कुछ थीटा अंश घुमा होगा, तो जो ये आपतित किरण ये 2 थीटा के वेग में घूमती है। अगला पॉइंट दोस्त, यदि मान लो ये पूरा शीशा है, ये पूरा क्या है, ये जो पूरा दिख रहा है ये शीशा है, उधर से हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो शीशा में देखेंगे तो लग रहा है कि दुगनी तेज से दौड़ते आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि इधर से यदि दौड़ते हुए जाएंगे v मीटर प्रति सेकेंड से, तो उधर से ऐसा प्रतीत होगा कि 2 v मीटर प्रति सेकेंड से दौड़ते हुए आ रहे हैं। लगेगा कि बहुत जल्दी शीशा में से भाग के आ रहे हैं। और दोस्त ध्यान से देखिएगा, शीशा में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी। और आभासी को कहते हैं काल्पनिक। और जब भी आभासी होगा वस्तु कैसे बनेगी? सीधा बनेगी। ठीक है, वस्तु कैसी बनेगी? सीधा बनेगी, वस्तु के बराबर बनती है, वस्तु के बराबर बनती है। ध्यान देना, हम लोग कल्पना करते हैं, कभी अपने दिमाग में सोचिएगा, कभी हम कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, और ये हुए होते, हम ये इनके घर में पैदा हुए होते, हम इतना बढ़िया हुए होते, हम बिल गेट्स होते, हम ये होते, दुनिया भर का सोचेंगे कि हम ये चीज़ें हो, अपने मन में सोचते हैं। लेकिन रहते क्या हैं हम लोग? वास्तव में होते क्या हैं? होते क्या हैं? वही पिटाने वाले चारों तरफ से। तो उसी तरह जो हम कल्पना करते हैं, कल्पना तो सीधी चीज़ होती है, साफ चीज़ें होती है, लेकिन जो वास्तव में होता है वो सीधे चीज़ें नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि वास्तविक चीज़ें उल्टी बनती हैं। कहीं भी दोस्त जितना भी प्रकाश आप पढ़ लीजिए, वास्तविक चीज़ें उल्टी होती है, काल्पनिक चीज़ें सीधी होती है। तो आभासी कैसी होती है? काल्पनिक। और काल्पनिक कैसी होती है? सीधी। इसलिए समतल दर्पण जो होगा वो आभासी भी होगा, काल्पनिक भी होगा, सीधा भी होगा। ठीक, नोट में दोस्तों लिखो, पहले इसको 2 बनाओ। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल, उत्तल अवतर, और हेडिंग लिखो समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लो। लिखो मेरे दोस्त, समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ये कौन सा पृष्ठ है? इधर का पृष्ठ कलई किया है, इधर का पृष्ठ परावर्तक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब गुण में लिखो, पहला गुण, गुण में पहला गुण लिखो, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। गुण में पहला लिखो, समतल पृष्ठ पर, गुण में पहला लिखो, समतल पृष्ठ पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल पृष्ठ पर प्रतिबिंब आभासी बनता है, हो गया। समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल पृष्ठ या दर्पण पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब बराबर होता है। अगला पॉइंट में लिखना, समतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या उसी को कहते हैं भैया आभासी। ठीक है, और लिख लेना, अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकेंड की तरफ से दर्पण पर आता है तो उसे शीशे में 2 v मीटर प्रति सेकेंड से वापस दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। क्या लिखना है? यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर प्रति सेकेंड से आता है तो दर्पण में उसे 2 v मीटर प्रति सेकेंड की ओर से आता हुआ दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा समतल दर्पण का यूज होता है पेरिस्कोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, समतल दर्पण का सबसे बढ़िया उपयोग होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप जानते हैं क्या होता है? एक कितना बड़ा सा रहता है, नीचे से देखेंगे तो ऊपर से लगता है कि दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त, ध्यान से समझना इसको, पेरिस्कोप क्या होता है। इसका बहुत भयंकर इसका उपयोग होता है समतल दर्पण का। देखना ध्यान से, ये हमारा कौन सा दर्पण है भैया? समतल दर्पण। पेरिस्कोप कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सा स्कोप है? पेरिस्कोप। और इधर मान लो ये समुद्र है, ये क्या है? नाव है। समुद्र है, ये क्या है? नाव है। और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है, तो जब कहीं पे दुश्मन जब आक्रमण करते हैं
तो एक गड्ढा बना के हम कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं, और पेरिस्कोप एक छोटा सा डंडा जैसे निकल जाता है और वो देखते रहता है। तो अपनी मुंडी नहीं दिखेगी लेकिन वो डंडा तो दिखेगा ना। तो इस तरह कारण क्या होता है कि ये मान लो ज़मीन का सतह, ये क्या है, ज़मीन का सतह है, ऐसे ऐसे ज़मीन का सतह है, और नीचे यहाँ पे बैठ के आदमी क्या कर रहा है, देख रहा है कि आगे दुश्मन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दुश्मन यदि इसमें दिख जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण है, जितना दूर पे दुश्मन रहेगा उतना दूर पे इसको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो कैसे, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ से इस पे दिखाई देती है, इस पे से ये दिखाई देता है, इसलिए वस्तु एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये जो समतल दर्पण का उपयोग हुआ है, कहाँ पे हुआ है भैया, पेरिस्कोप। कहाँ पे हुआ है, पेरिस्कोप में। कितना कोण का अंश बनाता है, 45 डिग्री अंश का कोण बनाता है पेरिस्कोप में। कितना अंश का कोण बनाता है जी, 45 अंश का कोण बनाता है पेरिस्कोप में। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो समतल दर्पण में यहाँ तक आपने लिख दी। और कोई पॉइंट छूटा जिससे हम बना सकते हैं तो लिख लेना दोस्त कि समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग बंकर के अंदर छुपकर, समुद्र के अंदर छुपकर युद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखो, आदमी गड्ढे में कूद के और युद्ध करने के लिए इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक ध्यान से समझना, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। यहाँ पे मान लो ये मैं हूँ, कौन हूँ, मैं हूँ, और यहाँ भी क्या है, मैं हूँ। ठीक है, यहाँ भी क्या हूँ, मैं हूँ। यदि ये टोटल दूरी मान लो ये 25 मीटर है, और यहाँ से भी ये दूरी कितनी दूरी है, 25 मीटर है। मैं 10 मीटर इधर टसक गया, मैं 10 मीटर इधर टसक गया, तो जब 10 मीटर टसक जाऊंगा तो ये दूरी कितना बचेगी, 15 मीटर। अरे बोलो, ये 10 मीटर टसक जाऊंगा तो ये दूरी कितना होगी, 15 मीटर। इधर भी 10 मीटर टसक गया, जब इधर से टसकूंगा तो प्रतिबिंब भी यहाँ भी टसकेगा, तो इधर भी जब 10 मीटर टसकूंगा तो ये कितना मीटर बनेगा, 15 मीटर बनेगा। अब दोनों में फर्क क्या है दोस्त, कि ये जो पहला चीज़ है और ये आखिरी चीज़ है। ये पहला चीज़ है और क्या है, आखिरी चीज़ है। एक मिनट, ये है प्रारंभिक वस्तु की स्थिति और ये है प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति। प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति, ध्यान से समझना। जब स्टार्टिंग में यहाँ पे हम थे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, तो प्रारंभ में वस्तु की स्थिति और प्रारंभ में प्रतिबिंब की स्थिति, कोई दिक्कत। और ये बाद में क्या बोलेंगे, बाद में या अंतिम वस्तु की स्थिति, अंतिम वस्तु की स्थिति और अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह पूछ सकता है। पूछ दिया कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के 20 मीटर दाईं ओर है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर आगे जाने के बाद कितना दूरी पे बनेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि इसके बीच में पूछा तो 10 मीटर, इसके में पूछा तो 15 10 25 मीटर, इसके में पूछा तो टोटल 40 मीटर, और इसके में टोटल पूछ दिया तो टोटल कितना हो गया, 50 मीटर। तो किसी के भी बीच में दे आप इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्त मेरे एक चीज़ ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी दर्पण हो, मान लो मैं 6 फुट का लंबा हूँ, मुझे 6 फुट का प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो मेरी हाइट के एकदम आधा, मेरी हाइट का आधा दर्पण होना चाहिए। यानी 6 फुट का हूँ तो 15 फुट का चाहिए, नहीं 6 फुट का हूँ तो 3 फुट का यदि दर्पण रहेगा समतल दर्पण तो उसमें मैं अपना प्रतिबिंब देख सकता हूँ। ठीक, तो ये रहा समतल दर्पण दोस्त मेरे। आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कैसे चित्रों को बनाया जाता है और कैसे उनके डायग्राम को बनाया जाता है, और सारी चीज़ें हम सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सेवा समाप्त।